एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी आपको आज अपने कल वाले लेक्चर को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा। कल हमने बैलेंस ऑफ पावर या शक्ति संतुलन के सिद्धांत की बात की थी। आज उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने इसकी परिभाषाएं देखी थी, अलग अलग इसमें दृष्टिकोण सामने आ रहे थे। कुछ मान रहे हैं कि ये बड़ा उलझा हुआ सत्य है, कुछ कहते हैं कि निहायत ही स्पष्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रोफेसर अर्नेस्ट हॉस, ये नाम आप ध्यान से सुनिए और नोट भी कर लीजिए, अर्नेस्ट हॉस, इन्होंने इस विषय पर गहराई से काम किया है। हॉस ने इसके 8 आयाम या विशेषताएं या प्रकार बताए हैं कि ये क्यों आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। पहला जो उन्होंने इसका तर्क दिया है वो है शक्ति का वितरण, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब यहाँ इस चीज़ को आप यूँ लीजिए, जैसा कि हमने जब कल बात अपनी शुरू की थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग अलग देशों की शक्तियाँ, सामर्थ्य, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व अलग अलग हैं। तो इस स्थिति में कई बार जिनके पास शक्ति ज़्यादा है, सामर्थ्य ज़्यादा है, यकीनन निश्चित तौर पर जो शक्तिहीन है उनके भीतर उसका डर रहता है। तो जो कमज़ोर देश हैं वे अपने सामर्थ्य को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या तो स्वयं या किसी गठबंधन के माध्यम से। उसकी इस चुनौती को जो ताकतवर देश है वो संतुलित या बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसको आप गैप कहते हैं, वो इस गैप को भरने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो तर्क दिया है वो है शक्ति की साम्यावस्था। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक सिद्धांत हम मान सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होता। ये वही स्थिति है, आपको कभी अगर अवसर मिले आप देखिएगा, आजकल तो दुकानों के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक किस्म के भी बांट वगैरह आ गए हैं। कभी आप नोट कीजिएगा, पुराना आपको तराजू मिल जाए, उसके दोनों पलटों में कुछ पद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वो एक संतुलन की स्थिति में रहें। नहीं रह पाएंगे। और यहाँ तो वर्तमान विश्व में तो 190 से ऊपर देश हैं, तो उनके बीच में साम्यावस्था कैसे बने। बात वही घूम फिर कर आती है कि देशों के संबंध बराबर नहीं हैं, असंतुलित हैं, और वो ये कोशिश करते हैं कि दूसरे देश से उनकी शक्ति समतुल्य ना हो तो लगभग उस स्थिति तक पहुंच जाए ताकि कोई शत्रु उन पर आक्रमण की चेष्टा ना करे, क्योंकि सुरक्षा राज्य का पहला दायित्व है, पहला अधिकार है। अब साम्यावस्था की स्थिति का आशय ये है कि दुनिया के देश उस स्थिति में हैं कि उनमें युद्ध की संभावनाएं न्यूनतम हैं। तीसरा बिंदु है शक्ति की प्रबलता। अब आप फिर याद कीजिए बीए पार्ट फर्स्ट को, उसमें आपने शक्ति, सत्ता और वैधता पढ़ा है। शक्ति का एक मूल तत्व ये है कि जो राज्य हैं ताकत को प्राप्त करना चाहते हैं, जहाँ तक पहुँच गए हैं उस पर कायम रहना चाहते हैं, और जो अप्राप्य है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। अब जब कोई एक देश ऐसा करने की कोशिश करेगा या करता है तो निश्चित तौर पर वो दूसरों के लिए ख़तरा बनता है, जो ताकतवर हैं और जो कमज़ोर हैं, दोनों के लिए। तो एक देश जो शक्ति की प्रबलता हासिल करना चाहता है, जैसे आप देखिए दुनिया में द्विध्रुवीता 1945 से 1990 तक के विश्व को मानता जाता है, जब 2 सुपर पावर या महाशक्तियों का उदय हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसका समूह और सोवियत संघ और उसका समूह। ऐसा नहीं है कि 45 के बाद ही हुआ था, इससे पहले भी आप देखें तो जो दोनों विश्व युद्ध हुए हैं उनका भी मूल कारण सुप्रीमेसी को चुनौती थी कि किसी दूसरे समूह ने किसी काबिज या बैठे हुए समूह को जो ताकतवर था चुनौती देने का प्रयास किया था। अगला बिंदु है स्थिरता व शांति। ये बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है। विभिन्न देशों की शक्तियाँ जब आपस में स्थिर रहती हैं, देखिए आवश्यक नहीं है कि किसी
दो देशों की शक्तियाँ लगभग बराबर हों, ये तो संभव है। लेकिन शक्तियों का यदि अंतर भी है तो शक्तिशाली मित्रों के माध्यम से वो देश अपनी इन कमियों को पूरा करते हैं। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं कि हमारी सोवियत संघ से मैत्री, पाकिस्तान की अमेरिका और चीन से मित्रता, ये इस संतुलन को कायम करती है, बना कर रखती है। एक देश दूसरे देश के प्रति आक्रामक कार्रवाई करने से पहले सोचता है कि ऐसा ना हो कि कोई दूसरा शक्ति समीकरण बीच में आ जाए। आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो, वार्सा जो सैनिक संधियाँ बनी, उनके पीछे ये बैलेंस ऑफ पावर का यही सिद्धांत काम कर रहा था कि वे देश व्यक्तिगत रूप से उतने ताकतवर नहीं थे जितने कि समूह में हो गए थे। अगला बिंदु है अस्थिरता व युद्ध। देखिए, जब ये शक्ति संतुलन बिगड़ता है तो इसको संतुलित करने का थोड़ा कड़वा जरूर है, पर उपाय युद्ध माना जाता है। क्योंकि संधि, वार्ताएं, सामंजस्य, मध्यस्थता ये निर्भर करती है राज्यों की इच्छाओं पर, और इसमें दबाव भी इसकी पृष्ठभूमि में होते हैं। लेकिन युद्ध को, ये मैंने आपसे शुरुआत में कहा, कड़वा जरूर है पर सच है कि युद्ध को भी बैलेंस ऑफ पावर को स्थापित करने का एक माध्यम माना गया है। पर यह तब होता है जब देशों की शक्तियाँ अस्थिर होने लगती हैं या हो जाती हैं। आप उदाहरण लें, सन 98 की बात आप याद करें। 98 में 1998 के अंदर मई में हमने परमाणु परीक्षण किए। भारत एशिया की दूसरी परमाणु शक्ति के रूप में उदित हुआ, और हमारे इस परीक्षण के एक सप्ताह के बाद पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए और अस्थिरता को स्थिर करने की कोशिश की। अगला जो बिंदु है वो है शक्ति की राजनीति, द पॉलिटिक्स ऑफ पावर। कई बार देखिए ऐसा भी होता है, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे हथियारों का उत्पादन हो या उनकी बिक्री हो, या किसी अंतर्राष्ट्रीय मसले में आपकी प्रभावपूर्ण भूमिका हो, वो तभी हो पाती है जब आपके पास ताकत हो, शक्ति हो और आपकी बात में वज़न हो। जैसे आप आज देखिए तो जो पिछले सन 91 के बाद से आप ये पा रहे होंगे कि दुनिया में जो आर्थिक शक्तियाँ हैं उनका वज़न बढ़ा है। बजाय इसके कि आपकी परमाणु क्षमता हो या आपकी सेना बहुत बड़ी है, इसके समानांतर ही आपको कोई आर्थिक शक्ति होना भी अपरिहार्य हो गया है। तो ये शक्ति की जो राजनीति है ये भी बैलेंस ऑफ पावर में का एक अर्थ या उसकी व्याख्या करती है। अगला है एक सार्वभौमिक सिद्धांत। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। शक्ति की लालसा, उसको बढ़ाने की कोशिश, उसके लिए प्रयास करना, गठबंधन बनाना, हथियार खरीदना, व्यापार को प्रोत्साहन, जनता के मनोबल में वृद्धि, ये सारे प्रयास किए जाते हैं शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए या शक्ति संतुलन के पलड़े को अपने पक्ष में झुकाने के लिए। और जो अंतिम बिंदु है वो है नीति निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक। देखिए, कई बार ये होता है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो नीति निर्माण कर रहे हैं, वो कई बार ऐसी आक्रामक कार्रवाई करते हैं कि शक्ति संतुलन उनके पक्ष में आता है। आप उदाहरण लें, सन 91 की बात है जब इराक ने कुवैत पर हमला किया। सद्दाम हुसैन तब वहाँ के राष्ट्रपति थे और कुवैत को परास्त किया और उसको अपना राज्य भी घोषित कर दी। उसके बाद कुवैत की मुक्ति के लिए बाकायदा एक सैनिक अभियान चलाया गया, और उस अभियान के बाद अमेरिका ने अपनी स्थिति और अपने वर्चस्व को साबित किया। और केवल ऐसा ही नहीं है, दुनिया में कई छोटे राष्ट्रों ने भी, आप अपने देश की बात करें, भारत जब परमाणु परीक्षण करने जा रहा है, दुनिया भर की निगाह भारत के ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद हमने परीक्षण किया, टेस्ट किया और भारत ने अपने आप को एक शक्ति के रूप में स्थापित किया। ठीक है, महाशक्ति तो नहीं, लेकिन भारत आज एशिया की एक शक्ति के रूप में स्थापित है। तो इस प्रकार से हम ये बात करें, कर्नेल हॉस्ट ने राष्ट्रीय शक्ति संतुलन के सिद्धांत की 8 व्याख्याएं प्रस्तुत की। धन्यवाद।